हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 33। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उससे पहले हम कल के दो छोटे से टॉपिक हमारे रह गए हैं एलआर में, ग्रोथ एंड डिके सर्किट, उनको समझ लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट पे। सबसे पहले देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और ये आरएमएस वैल्यूज़ क्या होती हैं, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे एसी सर्किट्स में किस तरीके से कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, और उन सबको मिला करके जो बनता है हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से इंपीडेंस और रेजिस्टर के रेशियो से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। वॉटलेस करंट क्या चीज़ होती है, हमारे पास रेजोनेंस एलआरसी सर्किट में किस तरीके से निकाली जाती है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और लास्ट में देखेंगे क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस। और इस वीडियो के बाद हमारे थोड़े से टॉपिक बच जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स और कुछ एग्जांपल्स, उनको हम कल कर लेंगे ईएम वेव्स के साथ में। लेकिन आज के लिए ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लेके आ गए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसी वीडियो में है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली इस पूरे क्रैश कोर्स के बाद आपको कोई और क्रैश कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलआर ग्रोथ सर्किट, इसमें हमारे पास एक डीसी सोर्स है जिसका वोल्टेज है हमारे पास, मान लो वी नॉट। हमारे पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, और इसमें हम मानेंगे कि हमारे पास यहाँ पर किसी भी टाइम टी पर इस तरीके से करंट आई है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं इधर आऊँगा तो देखो मेरे पास पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर यहाँ से इधर जाऊँगा और इधर जाऊँगा तो पोटेंशियल कम होगा, बाद में वापस वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा प्लस वी नॉट, इधर आ गए। फिर उसके बाद अलॉन्ग द करंट, मैं इंडक्टर को क्रॉस कर रहा हूँ ना, करंट का डायरेक्शन इधर ही है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कम होता है। कितना कम होता है ये हम देख चुके हैं, उसकी वैल्यू आती है -L/di/dt। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से इधर जाऊँगा, अगेन करंट का डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -IR। और क्योंकि मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ गया हूँ, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुए थे, तो पूरे लूप में हमारे पास फिर जो चेंज इन पोटेंशियल आता है वो नेट जीरो होना चाहिए। यहाँ से अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, मेरे पास आता है V0 - IR इज इक्वल टू L/di/dt। या फिर इसी को आप लिख सकते हो dt/L इज इक्वल टू di/V0 - IR। हमें कर देना है इसको इंटीग्रेट इस तरीके से। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ लॉग का फंक्शन आने वाला है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है करंट की I इज इक्वल टू V0/R 1 - (-RT/L)। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। अब इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। इसको मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू I0 1 - (-T/टाउ। यहाँ पे टाउ हमारा क्या हो जाता है, टाउ की वैल्यू हो जाती है टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाती है L/R। और हमारे पास जो I0 की वैल्यू है, I0 की वैल्यू हो जाती है V0/R। ये हमारे पास इंडक्टर के ग्रोथ सर्किट की डेरिवेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ, दो केसेस देखेंगे हम एट t इज इक्वल टू 0, जो हमारा इनिशियल कंडीशन है। t इज इक्वल टू 0 अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बताओ मुझे कितनी चाहिए। यहाँ पे 0 रखते ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, 1। 1 - 1 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू आ जाती है 0। इसको फील करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर अगर एक स्विच था, जैसे ही मैं उसको लगाता हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इंडक्टर में से तुरंत करंट पास नहीं हो सकता। तो मैं इसको इस तरीके से ही बोल सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास इस तरीके से कोई इंडक्टर है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये इंडक्टर की जगह आप उसको एक इस तरीके से ओपन सर्किट मान सकते हो, उसमें से कोई करंट, डीसी करंट पास नहीं हो सकता। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई उसको आप आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप सर्किट्स को सॉल्व करोगे। इसको हम बोलते हैं दिस इज इनिशियल स्टेट। हाँ, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल स्टेट। सिमिलरली हमारे पास एक और स्टेट हो जाती है एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट, है ना। फाइनल या फिर फाइनल तो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखो यहाँ पर,
तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, बेसिकली ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट ही सिर्फ बचता है हमारे पास, आई बिकम्स आई नॉट। फील करने की कोशिश करो, आई नॉट का मतलब क्या है, आई नॉट का मतलब है वी नॉट अपॉन आर। इस सर्किट में अगर ये इंडक्टर होता ही नहीं, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देता, तो भी इसमें जो करंट आता वो कितना आता, वो वी नॉट अपॉन आर, पर स्टेडी स्टेट में हमें वही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब एट इनफाइनाइट टाइम मेरे पास अगर कोई भी इंडक्टर है इस तरीके से, मुझे उसको रिप्लेस कर देना है इस तरीके से कि भाई वहाँ पे सिर्फ एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज़ीरो मानेंगे, उसके हिसाब से जो करंट आता उस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और ये हो रहा है डीसी करंट में, है ना, एसी करंट की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ डीसी की बात है। तो देखो इसका कुछ ग्राफ भी बना सकते हो। हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, ये इस तरीके से एक फंक्शन आया है जिसमें इनफाइनाइट टाइम बाद हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी, आई नॉट के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इस तरीके से ये है आई नॉट, ये था हमारा आई एक्सिस, ये हमारा टाइम टी एक्सिस, और हमारा जो ग्राफ आएगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अगर आपके पास आई नॉट आ चुका है तो अब आप रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका भी कुछ ग्राफ बना पाओगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। In series RL circuit, switch is closed at t is equal to 0. The charge which passes through the battery in one time constant is. तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो एक चीज़ समझो, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे एट दैट इंस्टेंट क्या होगा, हमारे पास ये इंडक्टर इस तरीके से काम करता है कि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास करंट की वैल्यू तो जीरो आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम हमारे पास करंट बढ़ेगा। हमने क्या देखा था, करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। हमसे पूछा है टाइम की वैल्यू जीरो से लेकर के एक टाइम कॉन्स्टेंट तक हमारे पास कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा, हमसे करंट की वैल्यू नहीं पूछी है। तो चार्ज कितना फ्लो हो चुका होगा, हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल आई डॉट डी टी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी तो होती है। तो हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मुझे बेसिकली ये वाला एरिया पता करना होगा। ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा, वीडियो को पॉज करो, उसको अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। स्टैंडर्ड सवाल है हमारे पास ये। देखो हमारे पास जो मैं इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूँ, यहाँ से वी नॉट आएगा, फिर इधर पोटेंशियल कम होगा, सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इक्वेशन वही बनेगी हमारी, प्लस वी नॉट माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है ना, ये सब चीज़ें हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। आई की वैल्यू आ जाती है आई नॉट वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, और इसी को हमें इक्वेट कर देना है। आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो हमसे टोटल चार्ज पूछा है, तो इस डी टी को दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ हमें इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना होगा। तो इस तरफ आ जाएगा मेरे पास डी क्यू इंटीग्रल इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। आई की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई नॉट वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। देखो जो लिमिट आ जाएगी, चार्ज तो हमें पूछा है कि इनिशियली ज़ीरो चार्ज फ्लो हुआ होगा, बाद में हो जाएगा हमारे पास टोटल क्यू। टाइम की वैल्यू ज़ीरो से लेकर के टाउ तक जानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है क्यू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर आई नॉट एक कांस्टेंट है, तो आई नॉट को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यह आ जाता है आई नॉट। फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हमारे पास एक वन है और ये है, तो वन को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो वैल्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, वन को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा सीधे सीधे टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, और यहाँ पर माइनस वन अपॉन टाउ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको बेसिकली आप लिख सकते हो सीधे सीधे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस टाउ, और यहाँ पे लिमिट लगेगी ज़ीरो से लेकर के टाउ तक। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट यहाँ पर कर लिया है। ठीक, अब वैल्यू रखोगे आप तो ये वैल्यू आ जाती है आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट का मतलब क्या होता है, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना करंट होने वाला है। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आप इसको मानो, ये हमारे पास इस तरीके से प्लेन वायर था यहाँ पर, तो जो करंट होता है उसकी वैल्यू आती है वी नॉट अपॉन आर, तो यह आ जाएगा वी नॉट अपॉन आर। टी की जगह रखना है टाउ, फिर ज़ीरो रखेंगे तो यह आ जाता है हमारे पास टाउ माइनस ज़ीरो, प्लस यहाँ पर देखो पहले टी की जगह टाउ रखोगे तो यह आ जाता है हमारे पास टाउ इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस वन,
और माइनस टाउ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सिर्फ टाउ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से दो वैल्यूज़ यहाँ पर आती है। ध्यान से देखोगे तो ये टाउ से ये टाउ इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास टोटल वैल्यू जो आने वाली है चार्ज की Q इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, और फिर आ जाता है हमारे पास टाउ अपॉन ई। तो वी नॉट टाउ अपॉन आर ई, वी नॉट टाउ अपॉन आर ई, इसीलिए डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। The time taken for the magnetic energy to reach 25% of its maximum value when a solenoid of resistance R, inductance L is connected to a battery is। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पहले तो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो किसी भी इंडक्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपको समझना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसका 25% कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अच्छा, समय के साथ करंट भी चेंज होता है, तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आई नॉट, और आता है हमारे पास 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। अब इन चीज़ों का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमसे पूछा है u की वैल्यू है, u इज इक्वल टू 25%, यानी 1/4 ऑफ u मैक्स। वैल्यू रख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1/2 हाफ एल इंटू आई मैक्स। मैक्सिमम करंट का स्क्वायर है ना, यहाँ से हमारे पास हाफ से हाफ कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, 1/4 है, सबको अंडर रूट ले लोगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 होनी चाहिए ना, तो यहाँ से हम देखते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक, यहाँ पर आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, हमारे पास देखो वैल्यू आ जाती है हाफ रहेगा, यहाँ पे हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग। तो ये जो वैल्यू है ये भी हाफ हो जानी चाहिए। इससे मुझे पता चलता है ई रेस्ट पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू हाफ आ जाता है। दोनों तरफ आप लॉग ले लोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन ऑफ हाफ। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो एल एन हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एल एन ऑफ 2। यहाँ पर माइनस से माइनस इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ जाती है, टाइम की वैल्यू आ जाती है टाउ इंटू एल एन 2। क्या मुझे टाउ की वैल्यू पता है, यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखो मेरे को पता है एल आर सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है एल डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइम की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल एन 2। ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। एल आर ग्रोथ सर्किट में हमारे पास यहाँ पर अगर वी नॉट है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर आर है, तो देखो हमारे पास जो करंट आ जाता है, करंट हमने देखा करंट की वैल्यू थी आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू आर माइनस टी अपॉन टाउ, इस तरीके से। अब हम देखना चाहते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो देखो उसको मैं बोल दूंगा वी आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई आर के बराबर। यहाँ पर करंट इस तरीके से आई है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो रजिस्टर तो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अच्छा, ये आई नॉट आर की वैल्यू क्या चीज़ है, देखो आई नॉट होता क्या है, आई नॉट होता है हमारे पास वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट हो जाएगा, इस तरीके से होगा कि मान लो यहाँ पर ये इंडक्टर था ही नहीं, सीधे था। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाती है वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी आर इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। फील करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है।
टी की वैल्यू जीरो रख दो, इसकी वैल्यू जीरो रखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये कट के जीरो हो जाता है। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो पर रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, उसको हम फील भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हमारे इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला है। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है और फिर हमारे पास वी आर की वैल्यू वी नॉट के बराबर आ जाती है। यानी इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर तो वैसे भी गायब हो जाता है, एक प्लेन वायर की तरह काम करता है, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस हो रहा होगा। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से वी आर का कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा और ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू ये हो जाती है हमारे पास वी नॉट के बराबर, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। सेम चीज़ हम कर सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो अब मुझे पता करना है वी एल, उसको मैं बोल दूंगा वी एल की वैल्यू कितनी होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। अब आपके पास करंट की वैल्यू यहाँ पर है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इसको निकालने का और एक तरीका है कि इसको आप क्या लिख दो, दिस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी आर, है ना। इस पूरे सर्किट में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से भी आप देखो वैल्यू निकालोगे वी नॉट माइनस वी आर की वैल्यू यहाँ से देखो हमारे पास फिर सीधे सीधे आएगी वी एल इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो, फील करने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या हुआ। टाइम की वैल्यू जीरो रख दो, जीरो रखते ये वाली वैल्यू कितनी जाती है, जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वी एल की वैल्यू वी नॉट आ जाती है। यानी जब समय की वैल्यू जीरो है, जैसे ही यहाँ पर स्विच को आपने ऑन किया है, पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसने ले लिया। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है हमारे पास, है ना, ये ओपन सर्किट की तरह होता है। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा और हमारे पास पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का मुझे ग्राफ देखने को मिलेगा, है ना। ये है मेरा वी एल। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो जीरो हो जाएगी, ये वाला जीरो हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जीरो हो जाता है क्योंकि ये एक आइडियल वायर की तरह काम भी करता है। अब इसमें सवाल किस तरीके का पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा अच्छा चलो एक टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जिस वक्त हमारे पास दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल जब वी आर इज इक्वल टू वी एल, तो कुछ नहीं करना है आपको, वी एल का फॉर्मूला है, वी आर का फॉर्मूला है, दोनों को आप इक्वेट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट वन माइनस ई रेज पर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज पर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पर से वी नॉट कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ से अगेन लॉग ले लोगे तो आ जाएगा माइनस का एल एन टू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, यानी कि टाइम की वैल्यू आ जाती है टाउ एल एन टू, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ होता है हमारा एल डिवाइडेड बाय आर इंटू एल एन टू। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पता होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप एक के अक्रॉस तो कम होता है, दूसरे का अक्रॉस बढ़ता जाता है। एल आर डिके सर्किट्स, इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले मान लो ये स्विच इस तरीके से कनेक्ट है इधर, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एल आर सीरीज सर्किट है, इसको बहुत देर तक चालू छोड़ दिया तो इसमें एक स्टेडी स्टेट करंट आ जाता है। स्टेडी स्टेट करंट कितना होएगा, यहाँ पर मान लो ये रजिस्टर है हमारा R1 और ये वाला रजिस्टर है R2 और ये हमारे पास इंडक्टर। तो हमारे पास आई नॉट है ना, जो इनिशियली इसमें करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये था हमारे पास वी नॉट तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन R1, ये है स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, जब हमारे पास ये इधर कनेक्टेड था, फिर मैंने क्या किया, इसको इस तरफ कनेक्ट कर दिया। अब इस तरफ कनेक्ट करने से क्या होता है, देखो इंडक्टर के अंदर तुरंत से करंट चेंज नहीं हो सकता, है ना, तुरंत से करंट इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो अब इसमें करंट होगा इस लूप में। तो यहाँ पर पहले अगर इस तरीके से हमारे पास करंट था इस लूप में आई नॉट, तो जब आप इसको इस तरफ कनेक्ट कर दोगे करंट इसमें अभी भी उतना ही मेंटेन रहेगा, तुरंत करंट चेंज नहीं हो सकता। इसमें आई नॉट है तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आई नॉट करंट होगा। और जब भी किसी रजिस्टर में कोई करंट होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस रजिस्टर में से करंट फ्लो क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस कुछ ईएमएफ रहेगा, है ना, और वही ये करंट को फ्लो करा रहा है। वो ईएमएफ कितना रहेगा, हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी एल डी आई अपॉन डी टी, इंडक्टर में तो हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे हमें इनिशियल करंट भी पता है कि भाई करंट की वैल्यू तो आई नॉट थी,
और इस इक्वेशन का यूज़ करके आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया एट t इज इक्वल टू 0, अब इस लूप में मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। देखो करंट का डायरेक्शन अभी इधर है, तो यहाँ से इधर जाऊंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ से इधर जाऊंगा फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर दोनों पोटेंशियल ड्रॉप मिलकर के जीरो हो जाने चाहिए। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, -L/di/dt -IR इज इक्वल टू, ये क्या है R2 इज इक्वल टू गोइंग टू बी 0। यहाँ से मेरे पास आ जाता है di/dt इज इक्वल टू -R2I/L। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ di/I इज इक्वल टू -R2/L dt। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट, यहाँ पर इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या लगाएंगे, टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के किसी भी टाइम t तक, और यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी, स्टार्टिंग में करंट था हमारे पास I0, बाद में करंट की वैल्यू लेट से I हो जाती है। यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻RT डिवाइडेड बाय L, या फिर आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻T/टाउ, जहाँ पे टाउ जो है हमारा टाइम कांस्टेंट है, और यहाँ पे सब जगह R2 चल रहा है क्योंकि हमारे इस डिके सर्किट में जो रेजिस्टर है वो तो R2 के बराबर है। तो चलो मैं इसको सिर्फ R कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्मूला आसान बना रहे। दिस इज R, ठीक। यहाँ पे हमारे पास टाउ की वैल्यू हो जाती है L डिवाइडेड बाय R। फिर से व्हील करने की कोशिश करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास जिस वक्त इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया है उस वक्त करंट की वैल्यू तो I0 के बराबर ही रहेगी, I इज इक्वल टू I0। देखो यहाँ पे वैल्यू भी रख दो, t की वैल्यू 0 रखोगे ये वैल्यू हो जाएगी पूरी 1, I इज इक्वल टू I0 आ जाता है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दो तो करंट की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0, और यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, इनफाइनाइट पे 0 जाएगा। ये वैल्यू थी हमारे पास I0 इनिशियली जो भी करंट इंडक्टर में था। यही है हमारा डिके सर्किट, यहाँ पे करंट डिके होता चला जा रहा है, LR डिके सर्किट इसको। A 10 ohm 20 millihenry coil carrying constant current is connected to a battery of 20 volt through a switch. When switch is opened, current becomes 0 in 100 microseconds. The average EMF induced in the coil is। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, खाली इसमें लैंग्वेज को समझना है, तो कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करेक्ट आंसर है 400। कैसे आया देखो, इसमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, हमारे पास एक कॉइल है जिसका कुछ हमें L की वैल्यू दी हुई है और उसी में कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो ये एक LR सीरीज़ की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई होगी और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 20 वोल्ट। इसमें कहीं ना कहीं पे हमारे पास एक स्विच है जो एक्चुअली पहले क्लोज था उसको ओपन किया गया है, तो पहले वो क्लोज था उसको बाद में ओपन किया गया है। जैसे ही ओपन करेंगे अब देखो क्या होता है, इनिशियली इसमें कुछ करंट रहा होगा, तो वही है कि उसमें कांस्टेंट करंट था, यानी कि एक स्टेडी स्टेट में आ चुकी थी। कोई मुझे बता सकता है वो स्टेडी स्टेट में जो करंट रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर इस तरीके से काम करता है कि वो है ही नहीं वहाँ पे, उसको आप वायर मान सकते हो, लेकिन इसका कुछ रजिस्टर है, उसके हिसाब से इसमें जो करंट की स्टेडी स्टेट वाली वैल्यू है वो आ जाती है 20 डिवाइडेड बाय R विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसमें इनिशियली करंट था, इस तरीके से 2 एम्पियर। फिर हमने t इक्वल टू 0 पे इसको ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो देखो वैसे तो एकदम से यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक इंडक्टर लगा हुआ है अचानक से इसमें करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, करंट थोड़ा सा टाइम लेकर के फिर 0 होता है। तो हमारे पास जो EMF डेवलप होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू LDI/dt। इसी को हम अब एवरेज वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे L इंटू ΔI/ΔT। अच्छा, L की वैल्यू कितनी दी हुई है 20/1000। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, चेंज इन करंट 2 एम्पियर से 0 हो गया तो वो हो जाएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगता है 100 माइक्रोसेकंड, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 10⁶, तो 10⁶ यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखते हो यहाँ पर 10⁶ है, नीचे 10⁵ है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से सारे कट जाएंगे, ऊपर एक एक्स्ट्रा 10 आ जाएगा, हमारे पास EMF की एवरेज वैल्यू आ जाती है
400 एंड 400 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो खाली यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। An inductor coil stores 64 joule of magnetic field energy and dissipates energy at a rate of 640 watt when a current of 8 ampere is passed through it। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। अब हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है इस तरीके से, उसमें कुछ करंट है, कितना करंट है वो भी हमें दिया हुआ 8 एम्पियर। 8 एम्पियर होता है तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। एक बात बताओ, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू की वैल्यू क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। करंट की वैल्यू दी हुई है, हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो क्या मैं इसका इंडक्टेंस एल की वैल्यू पता कर सकता हूँ? यस। साथ में ये कुछ एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। डिसिपेट कर रहा है का मतलब क्या है? तो ये एक आइडियल इंडक्टर नहीं है, इसमें कुछ रेजिस्टर भी होगा, है ना। तो इसमें एक्चुअली आप इसको इस तरीके से फील करो कि इसमें एक रेजिस्टेंस भी है जो कि हमारी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। अच्छा, जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो क्या होती है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मुझे करंट तो पता ही है, मुझे पावर डिसिपेट हो रही है वो भी पता है, तो क्या मैं इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी पता कर सकता हूँ? तो इससे मुझे एल और आर दोनों के दोनों वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। ठीक है। इफ़ दिस कॉइल इज जॉइंड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी, फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट इन सेकेंड्स। तो आपको टाइम कॉन्स्टेंट बताना है। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर करी है वो है 64 इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू करंट की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर करो। यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाते हैं, हमारे पास एल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 हेनरी। सिमिलरली पावर डिसिपेटेड कितनी है? 640। तो यहाँ से देखो हमें पता चलता है 640 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर टाइम्स आर। तो यहाँ से आप देखोगे ये इस तरीके से कट जाता है 10, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 10 ओम। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसमें? एक आइडियल बैटरी के साथ। तो आइडियल बैटरी है तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है एल डिवाइडेड बाय आर। एल की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 10, यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.2। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सा ये सवाल था, खाली लैंग्वेज पढ़ के समझना था कि भाई हमारे पास इंडक्टर इस बार आइडियल नहीं है, उसमें एक रजिस्टर भी है छुपा हुआ कहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट, नाम में लिखा है ऑल्टरनेटिंग, तो ऑल्टरनेट मतलब उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इसके ग्राफ देखो किस तरीके से बनते हैं। हमारे पास पहली बात तो ये टाइम है टी, तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से मान लो कोई ग्राफ है करंट का, तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के? मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई करंट का ग्राफ बना हुआ है ये, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। देखो कुछ टाइम पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ टाइम नेगेटिव वैल्यू है ना। यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू इस टाइम में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिंग करंट ये हो जाएगा। तीसरा मैं देखो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमेशा किसी भी टाइम की वैल्यू देखो यहाँ पर करंट पॉजिटिव ही है हमारे पास, तो दिस इज नॉट एसी, है ना, दिस इज नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट में एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि करंट की एवरेज वैल्यू कई बार पूछी जाएगी, आरएमएस वैल्यू भी पूछी जाएगी। आरएमएस को अलग से देखेंगे, एवरेज वैल्यू क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास आई एवरेज अगर लिखा जाएगा तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। अच्छा, ये हम करते हैं, लेकिन इसमें जो लिमिट्स रखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिमिट्स की वैल्यू आती है 0 से t/2, 0 से t/2। t/2 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम पूरे टाइम पीरियड में देख लेंगे तो ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव आपस में एक्चुअली कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम t/2 इस तरीके से वैल्यू लेते हैं। हम हाफ साइकिल में कैलकुलेशन करते हैं, हाफ साइकिल, तभी हमें सही एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। तो अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेंगे। हमारे पास अगर मान लो आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, इस तरीके का कोई साइनोसॉइडल फंक्शन अगर हमारे पास है,
तो इस केस में हमारे पास आई एवरेज, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रल आई डॉट डी टी करो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यह जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सिर्फ डी टी। जीरो से टी बाई टू तक ये करना है, जीरो से टी बाई टू तक ये करना है, और जब आप ये करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई बाई टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। एक और हमारे काम की वैल्यू होती है, वो होती है आई आर एम एस। वो वैल्यू क्या हो जाती है, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। और यहाँ पे जो आई नॉट है, आई नॉट क्या चीज़ है, जो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये आई नॉट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एक्चुअली इसकी पीक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम हमेशा बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। अगर मेरे पास लिखा है 220 वोल्ट तो मैं बोलूँगा 220 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है। अगर बोला गया इसमें 5 एम्पियर करंट है यानी वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम चीज़ों का स्क्वायर करते हैं ताकि जो चीज़ें नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाए, फिर उसका हम मीन निकालते हैं यानी कि एवरेज करते हैं, और फिर उसके बाद वापस से उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर मीन रूट करना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ का। तो देखो आई आर एम एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर एम एस, सबसे पहले तो करंट का स्क्वायर कर दो, तो आई का आपको कर देना है स्क्वायर, फिर उसका आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद डी टी, और उसको फिर डिवाइड कर दोगे इंटीग्रल ऑफ डी टी से, है ना। तो ये टाइम के हिसाब से आपने आई स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया है, और फिर उसका रूट भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास आई आर एम एस। अक्सर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अभी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे पास आर एम एस वैल्यू हमारे साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए किस तरीके से आती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास करंट की वैल्यू है अगर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। यहाँ पे आई नॉट क्या चीज़ है, आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू वैल्यू। दूसरी चीज़ हमारे पास आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, है ना। याद रखने का बस एक तरीका है, जो भी आपको सही लगे। अच्छा, हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू कितनी आती थी साइनोसॉइडल के लिए, अभी हमने देखा था, उसकी वैल्यू आ जाती है आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई बाई टू, या फिर इसी को आप लिख सकते हो टू आई नॉट अपॉन पाई। तो याद रखने का तरीका आपको जो भी याद रखना आप रख सकते हो। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कोई करंट है, इसका एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। एग्जांपल, हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। अब देखो इसमें एक पार्ट है जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, अपना साइन चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। दूसरा पार्ट है जो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसे केस में हमें आई आर एम एस निकालना होगा, तो सीधे सीधे हम इसमें आई आर एम एस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या था आई आर एम एस में, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू किया था। यहाँ पे आई नॉट क्या थी, पीक वैल्यू ऑफ साइन वाला फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखो साइन वाला फंक्शन क्या है, ये इसकी जो पीक वैल्यू है वो है ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और हमारे पास जो रेगुलर एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर दो, इस तरीके से बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर एम एस का फॉर्मूला आ जाता है, इस तरीके से आप आर एम एस निकाल पाओगे। तीसरे एग्जाम्पल और पूछे जा सकते हैं जो बहुत कॉमन है, जब आपको कोई ट्राइंगुलर वेव फंक्शन दिया जाएगा। ट्राइंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, ट्राइंगुलर वेव फंक्शन, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, जैसे ये एक ट्राइंगुलर वेव फंक्शन इस तरीके से बना दिया है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। इसका भी कुछ हमारे पास आरएमएस करंट आएगा, है ना। तो अब इसका फंक्शन फॉर्मूला कुछ भी हो, हमें यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू आ जाने वाली है, यहाँ पर आई आरएमएस की वैल्यू आ जाती है आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट थ्री। तो ट्राइंगुलर वेव फंक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है, आपको ये भी याद रखनी है। और दूसरे ट्राइंगुलर वेव फंक्शन किस तरीके के हो सकते हैं हमारे पास, या तो इस तरीके से कुछ हो सकता है ना, इस तरीके से।
तो अब इसमें हमारे पास चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो वो या नहीं आ रहा हो, हमारे पास जो भी पीक वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होगा पीक वैल्यू तक, उसमें जो भी पीक वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, √3 कर दोगे आपको RMS मिल जाएगा। इस पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम डिराइव करने नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जल्दी से नंबर लेके निकल लेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, एक करंट का हमें फंक्शन दे दिया गया है। पहली बात तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो एक टाइम वेरिड फंक्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इसकी RMS वैल्यू आप सेम फॉर्मूले से पता कर सकते हो। तो अभी हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 11। कैसे आया देखो, हमारे पास जो RMS की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √A² डिवाइडेड बाई 2 प्लस B²। यहाँ पे A² क्या है? A बेसिकली जो साइन वाले फंक्शंस होते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा A है। तो A की वैल्यू √42 है, तो A² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी √42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस B²। B क्या है यहाँ पे? 10, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो इसकी वैल्यू आ जाती है √121 विच इज इक्वल टू 11, और 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। द ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज डिस्क्राइब बाय द ग्राफ एज शोन इन द फिगर। हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ दे दिया गया है। द RMS करंट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ वुड बी। तो यहाँ पर देखो, अब आपको RMS करंट पता करना है। अगेन इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से जो एवरेज लेना होता है, बेसिकली आपको I और T का ग्राफ दिया हुआ है। आप काम करोगे, आपको RMS करना है ना, RMS, पहले इसका स्क्वायर करो, यानी करंट की जो वैल्यू है I² का ग्राफ बनाओ, उसका एवरेज ले लो और फिर उसका अंडर रूट कर देना, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है √5/2। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मेरे पास करंट की वैल्यू यहाँ पर ये है, ये I ग्राफ है, मुझे I² का ग्राफ बनाता हूँ मैं, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। तो I² के लिए वैल्यू ये आएगी, यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर उसके बाद -2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ये है ना, इस तरीके से यहाँ तक हमारे पास वैल्यू 4 रहेगी। और फिर उसके बाद फिर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया? अभी हमारा I² का ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया। फिर इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। RMS में हमने स्क्वायर कर दिया है, मीन करेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे। तो मीन कैसे निकालोगे इसका? तो इसकी मीन वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा, इसका एरिया देख लो भाई, इसका एरिया कितना है ना, और उसको डिवाइड कर दो टाइम से, है ना। तो हमें मीन निकालना है ऑफ I²। मीन ऑफ I² will be equal to integral of I² dt upon integral of dt, which is basically area of I² t ग्राफ डिवाइडेड बाय t, जो भी हमारे पास टाइम, पूरा एक टाइम पीरियड हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाती है? एरिया की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये है T/4 × 1, वैल्यू आ जाएगी T/4 × 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा T/2 है, T/2 × 4, तो जाएगा T/2 × 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन T/4 हो गया, और ये है 1, तो यह जाएगा हमारे पास T/4 × 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम है T। यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे तो T से T सारे के सारे T कट जाते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1/4 प्लस 4/2 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5/2। तो क्या 5/2 हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये तो हमने मीन ऑफ I² निकाल लिया। अभी हमारी 2 स्टेप हुई, अभी हमें इसको रूट भी लेना है। तो हमारे पास जो RMS वैल्यू आएगी वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ I², है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ग्राफ दे दिया जाएगा, I² करो, एवरेज निकालो, अंडर रूट लो, आंसर आपको मिल जाएगा RMS का।
ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास करंट कभी इधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर आता है। तो अगर आप वहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए थे उसको आप लगा दोगे वहाँ पे करंट मेजर करना है, तो उसकी सुई कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, तो वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करती रहेगी। और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे आप करंट की तो वो इतनी तेज़ से मूव करेगी, बेसिकली वो मूव ही नहीं कर पाएगी और हमें वहीं पे स्टैटिक दिखेगी जीरो पे, तो करंट होते हुए भी हमें दिखेगा नहीं। तो हम वहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते एसी में। तो ऐसे केस में हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल है, इसमें से अगर कोई आई जाएगा तो आई क्या करेगा, इसको हीट कर देगा। ये हीट करेगा तो थोड़ा सा एक्सपैंड होएगा। अब यहाँ पर हमने एक धागा बांध रखा और धागा इसको इस तरीके से खींच रहा है, तो जैसे ही इसकी लेंथ बड़ी होगी तो ये थोड़ा इस तरफ मूव होएगा, ये इस तरफ मूव होएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्पिंडल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोटेट करके इधर से इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक इस तरीके से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया। इसमें एक काम की बात क्या देखनी है हमें, क्या यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो आई स्क्वायर आर वाली यूज़ होती है। कहीं ना कहीं पे स्क्वायर तो पहले ही आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे और कन्वर्जन चल रहा है कि वो कितनी एक्सटेंड होएगी, है ना, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े एंगल बनेंगे। इससे एक चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे स्केल आने वाला है वो लीनियर नहीं आता है, तो उसके जो डिविजन्स होते हैं ना इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, है ना। जैसे ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं 2 आएगा, फिर बहुत आगे जाके 4 आएगा। इस तरीके की चीज़ हमको देखने की मिलेगी। स्टार्टिंग में सब पास पास होते हैं, बाद में थोड़ा दूर दूर इस तरीके से होते चले जाते हैं। ठीक, ऑलराइट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स मेजर आरएमएस वैल्यूज। अब चाहे आप वोल्ट मीटर लगाओ, एमीटर लगाओ, दोनों में आपको आरएमएस वैल्यूज ही मिलेंगी, पीक वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर आपको पीक वैल्यू और उनको आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/√2 का फैक्टर जो आ जाता है उसके यूज़ करके। एसी सर्किट्स पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहले देख लेते हैं हमारे बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास हम जानते हैं रजिस्टर। रजिस्टर को इस तरीके से बनाते हैं, जो हमारा डीसी में होता था वही रेजिस्टेंस आर यहाँ भी काम करेगा। दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में हम डीसी में पढ़ चुके हैं। तीसरा है हमारे पास इस तरीके से इंडक्टर, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। चौथा होता था हमारे पास डीसी में क्या होती थी, एक बैटरी होती थी। यहाँ पे पावर का सोर्स बदल गया है। पावर के सोर्स को अब हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है। यहाँ पे हम देखो लिख देते हैं ई की वैल्यू होगी E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, या जो भी चीज़ हो सकती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे इनिशियल फेज़ क्या है, क्योंकि फेज़ तो एसी में बदलता ही रहता है पूरे टाइम, है ना। हमें जो चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका ये जो E0 की वैल्यू है वो कितनी है। अब देखो हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू है जो हमें यहाँ पे दिया गया है उसको दो तरीके से आपको बताया जा सकता है। पहला चीज़, अगर मुझे इस तरीके से लिखा है, अगर मुझे दिया गया है E=E0 साइन ओमेगा टी, इसमें जो E0 लिखा होता है ये होती है हमारी पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगर मुझे आरएमएस बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, E RMS =E0 डिवाइडेड बाय √2। इस तरीके से मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है क्या, मेरे पास यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू भी पता है। ओमेगा का यूज़ कहाँ पे होता है अभी हम पढ़ेंगे। हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, वहाँ पर हमें ओमेगा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टली दी हुई है। दूसरा तरीका हो सकता है हमें सेम पावर सप्लाई को बताने का। मुझे मान लो इस तरीके से लिख दिया कि भाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की पावर सप्लाई है। इसका मतलब क्या हो, ये जो 220 है ये हमारी पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। तो जब भी आपको कोई चीज़ यहाँ पे लिखी हुई होगी ना, लिख के कुछ बताया, इसका मतलब वो हमेशा आरएमएस वैल्यू है, अनलेस स्पेसिफाई किया हो कि भाई ये पीक वैल्यू थी। तो इसका मतलब हमें समझ जाना ये है हमारी आरएमएस वैल्यू। तो बताओ पीक वैल्यू कितनी निकाल सकते हो। पीक वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल जाएगी, पीक = 220। अच्छा देखो, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है हमारा आरएमएस, तो पीक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे √2 दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको √2 से। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ जो हमें पता करनी होती है वो होती है ओमेगा। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा = 2πf। तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज था ये क्या चीज़ थी, ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओमेगा = 2πf, और इस पर्टिकुलर केस में f की वैल्यू आप 50 हर्ट्ज रखोगे तो यह आ जाता है कितना अपना 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी पड़ सकती है। पावर सप्लाई जो आपको दी हुई या तो ऐसे दी होगी या फिर ऐसे दी हुई होगी, ठीक। तो बस हमें यही समझना होता है। अच्छा, इसी की अगर हमें साइन वाली वैल्यू रखनी है, लिखनी है, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसी को लिखना पड़ेगा मुझे। तो ई की वैल्यू हो जाएगी E0
ई नॉट यानी हमारी पीक वैल्यू। इस पर्टिकुलर केस में पीक वैल्यू कितनी है 220√2, तो मैं लिखूंगा इसको 220√2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड टाइम्स टी। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है। तो कभी गलती मत करना, जब वैल्यू सीधे सीधे लिखी है तो हमेशा आरएमएस वैल्यू है, नहीं तो इस तरीके से पीक वैल्यू और यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ये वीडियो पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप ऐप पर, जहाँ पर आप सारे के सारे वीडियोस अनइंटरप्टेड देख सकते हो विदाउट एनी ऐड। साथ में आपको सारी की सारी कलरफुल पीडीएफ भी मिल जाएंगी। कलरफुल पीडीएफ तो एक्चुअली फ्री हैं, अभी अभी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाओ सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपको पता चल जाएगा इस क्रैश कोर्स में हमने क्या क्या टॉपिक्स और कितने सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, रिविजन करने के लिए अच्छा है। अच्छा, आप उस नोट्स की प्रिंटेड कॉपी भी खरीद सकती हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उससे भी लास्ट मिनट रिविजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पीडीएफ मोबाइल में ढूंढना बार बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हार्ड कॉपी आई सजेस्ट। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो व्लॉग्स को ज़रूर देखना। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, बाय बाय।